गवई साहब का मेरा अपना मानना है कि उनका अपना विचार हो सकता है क्रीमी लेयर होने चाहिए किसी भी जज का, लेकिन संविधान इस बात को नहीं कहता। संविधान कहीं भी इस बात को नहीं कहता कि क्रीमी लेयर SC ST में नहीं होना चाहिए। संविधान में क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट का जिक्र ही नहीं है। बैक पर क्लासेस में भी जो क्रीमी लेयर लगाया जाता है, आपको पता होगा, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से लगाया जाता है। नहीं, संविधान उसकी बात भी नहीं करता। और SC ST के बारे में क्रीमी लेयर की बात को तो पहले ही नकारा जा चुका है। जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था बैक पर क्लासेस के रिजर्वेशन के संबंध में, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि वो खाली OBC के संबंध में बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की। SC ST के संबंध में कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्रीमी लेयर है क्या ये? ऐसा है कि जो गवई साहब का कहना ये है कि जैसे OBC कैटेगरी में क्या होता है कि कुछ इनकम निर्धारित कर रखी है कि 8 लाख 6 लाख जो भी है, या जो जिनके ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स हों, या IPS हों, IAS हों, या क्लास 1 ऑफिसर हों, या इतनी प्रॉपर्टी उनके पास में, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में जो लोग फॉल करते हैं उनको क्रीमी लेयर माना जाता है और उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर SC ST के लोगों में क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा कि वो जनरल कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर में आएंगे, जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, उनको SC रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन एक तरीके से वो रिजर्वेशन से वंचित रह जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि गवई साहब बार बार इस बात को कहते हैं, जजमेंट में भी कहा, और जब उन्होंने आर्गूमेंट चल रहे थे उस केस में, जब चल रहा था आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बेंच में, तो सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब ही सबसे ज़्यादा कह रहे थे कि भाई क्रीमी लेयर IAS IPS के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। ये बात वो तभी आर्गूमेंट में कह रहे थे, और उन्होंने ये बात जजमेंट में लिखी भी दी। और उसके बाद अब उसी जजमेंट की तारीफ करते हुए अभी जो आप बता रहे हैं इसकी बड़ाई कर रहे हैं कि सर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। उनका मानना ये है कि SC ST में क्रीमी लेयर हटा करके तब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। वो जो तर्क पेश कर रहे हैं, तर्क पूरी तरीके से संवैधानिक है, बिना किसी डाटा के है, और ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है जिसमें ये कह सकते हो कि IAS IPS या और लोग हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, या जिनके पास प्रॉपर्टी है, या कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कि उनके बच्चे ही नौकरियों में आते हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है। इन्होंने कोई भी डाटा ऐसा वो जजमेंट में भी नहीं दिया है जिसमें ये पता चलता हो कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं SC ST के, उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं IAS IPS में या किसी नौकरियों में, बाकी के जो गरीब लोगों के बच्चे नहीं आ पा रहे, जबकि डाटा उल्टा है। मैं ऐसे गजेंद्र जी बहुत से IAS ऑफिसर को जानता हूँ, IPS PCS जजों को जानता हूँ, जिनके बच्चे क्लर्क भी नहीं बन पाए। आप कह रहे हैं IAS IPS की बात कर रहे हैं, उनके बच्चे क्लर्क भी नहीं बन पाए, और मैं ऐसे बहुत से अधिकारियों को जानता हूं। तो ये इनका कहना कि सिविल सर्विसेज में कोई है, अगर IAS IPS या कोई और नौकरी, बड़ी नौकरी पर है, या इसकी इनकम इतनी है, या इतना पैसा कमाता है, तो उनको जो बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन अच्छे स्कूलों की तुलना गरीब जो वैसे स्कूल हैं गाँव के स्कूल से नहीं किया सकते। ऐसा नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको पता होगा कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो घर के बाहर पढ़ के भी कर सकता है। आर्थिक आधार की तरफ के लिए ले जा रहे हैं। ये आर्थिक आधार ही तो है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर एक तो आप बात बिल्कुल ठीक कही आपने। क्रीमी लेयर क्या है कि क्रीमी लेयर लगाने से मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि जो आर्थिक आधार पर जो लोग ऊपर हैं, जिनकी इनकम जो है ज़्यादा है, तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये आर्थिक आधार वाली एक बात इसमें इंडिया रूप से एक ये भी छिपी हुई है, क्योंकि आर्थिक आधार ही तो है जो OBC रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो क्रीमी लेयर में आते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी स्थिति है। और इनको पता क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके चैनल के माध्यम से देश में बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिलता है, जो मोदी जी ने कर दिया संविधान, EWS कैटेगरी वाला, उसमें हम लोग नहीं हैं। कि हम लोगों को इनको कहना ये चाहिए था कि अगर हम लोग जो है आर्थिक आधार पर किसी तरीके से हमको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो इंक्लूड किया जाए। तो EWS कैटेगरी में जो रिजर्वेशन वाली व्यवस्था ने SC ST के लिए हटा करके OBC कर रखी है, वो पूरी असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट मैंने ये बात ठीक है कि उसको संवैधानिक माना है, लेकिन हमारा मानना है वो EWS कैटेगरी जजमेंट जो आज नहीं कल शायद पलटा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से जजमेंट हैं जो पलटे गए हैं। वो जजमेंट भी ऐसा है जो पलटा जाएगा, और संविधान में संसद ने जो किया है आज नहीं कल, मुझे पूरी उम्मीद है वो खत्म होगा। जो लगातार जोर दिया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो वही बात तो फिर CJI गवई साहब भी तो यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आरक्षण का मानक ये थोड़ा ही सर आर्थिक आधार पर थोड़ा दिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मानक कभी भी नहीं था। संविधान सभा की डिबेट आप देख लीजिए। संविधान सभा की डिबेट के अलावा उस वक्त बाबा साहब थे, आपको पता ही है। उसके अलावा और भी लोग, जो महान लोग उस वक्त संविधान सभा में थे, जो भी लोग उस वक्त देश को चला रहे थे, उसके बाद में भी सभी लोग ये मानते थे कि आर्थिक आधार पर या क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट कोई भी SC ST के साथ कभी लग नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इस वजह से नहीं रुक जाता कि वो कोई ऊंचे पद पर चला गया। अब आप राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ में, किसी और के साथ में आप देखेंगे तो वो भेदभाव हमेशा होता रहता है। अभी राष्ट्रपति के साथ देख रहे हैं, IPS पूरन सिंह ने सुसाइड कर लिया। आप देखो ना, एक और वहाँ पर झारखंड में एक IPS है, उसके केस रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ भी कई केसेस चल रहे हैं। खुद अभी झेल के आए
हैं, जूता उछाला गया देखो उनके ऊपर? देखो हाँ, ये बात इनको सोचनी चाहिए कि अगर आर्थिक आधार पर या किसी बड़े पद पर जाने से, अगर आर्थिक आधार उनकी इनकम ज़्यादा है या किसी बड़े पद पर चले गए तो वो उसके साथ भेदभाव नहीं होता, या सामाजिक रूप से वो ऊंचे पात्र में चला जाता है, बैकवर्ड से खत्म हो जाता है। तो अपने आप को देख लें, इनके ऊपर जूता जो मारा गया है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि इसमें कास्ट का एंगल भी है। मैंने कुछ वीडियो देखे हुए हैं जिसमें वो कास्ट के एंगल को मना नहीं करते। कास्ट का एंगल भी एक एंगल है, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, कास्ट का एंगल इसमें है। अब आप देखिए कि इस केस में भी अभी नई चीज़ जो हमें देखने को मिली, गवई साहब इसको ध्यान नहीं रख रहे कि जूता तो मारा गया, वो तो अलग बात हो गई। इसके अलावा जो जूते मारने वाली कहानी को, चीफ जस्टिस इंडिया के खिलाफ, गवई साहब के खिलाफ अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए गए जिसमें बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, कोई हिंदू जेनोसाइड कोई मंच कुछ संगठन वहाँ रखा है, और वो इस जूता वाली कहानी को अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बड़े पोस्ट लगा करके उसको कह रहे हैं कि इन चीफ जस्टिस इंडिया गवई साहब को रिजाइन करना चाहिए। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने जो लॉर्ड विष्णु उनके जो है उनके खिलाफ जो कुछ टिप्पणी की थी। तो ये जो एंगल है जाति का, ये एंगल है जाति के आधार पर भी अगर कोई इंसान किसी पद पर चला जाए, वो कभी भी जो है बैकवर्डनेस से या छुआछूत की भावना से किसी लोगों के मन में ऐसा अगर नहीं आती, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स की जो है शादी हो रही है वो पुलिस के घेरे में हो रही है, क्योंकि वहाँ बारात निकालने से मना है। वो अपने आप में ऐसी इंसिडेंट बहुत सारी हैं। आईएएस आईपीएस की शादी जो हो रही है वो बारात में पुलिस के सैकड़ों लोग होते हैं, तब जाकर बारात निकलती है। वो इस बात का सबूत है कि अनटचेबिलिटी देश में एग्जिस्ट करती है। आईपीएस आईएएस जैसे बड़े पदों पर किसी पहुंच जाने के बावजूद सामाजिक बैकवर्डनेस है, जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म नहीं होती। ये इंसिडेंट ये बताती हैं। गवई साहब इसको नहीं समझ पा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा गवई साहब का अपना खुद का विचार हो सकता है कि क्रिमिनल लगने चाहिए, लेकिन वो जजमेंट का पार्ट बना दिया उन्होंने, वो गलत किया। और ना तो उसमें किसी पार्टी ने आर्गूमेंट किया, ना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास था कि क्रिमिनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तभी ज़बरदस्ती इन्होंने एससी के होने के बावजूद भी वो जो जजमेंट बात जोड़ दी है, अब उसकी वो तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। और आपने एक बात तो देखी होगी इसमें, अभी जो उन्होंने स्पीच दी है जिसमें ये कहा है कि भाई मैंने क्रिमिनल की बात मैं चाहता हूँ, क्रिमिनल लगना चाहिए एससी एसटी में, उसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे जजमेंट का बहुत बड़े पैमाने विरोध भी हुआ है इस उनकी राय का। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विरोध हुआ है, लेकिन ये अपनी बात में अभी भी अड़े हुए हैं। आज नहीं कल इनको बात समझ में आएगी, हमें पूरा विश्वास है। जब नौकरी उतरने के बाद चले जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद 30 तारीख के बाद में, कि इनका जो व्यू है गलत था। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे अभी कभी ये मिल गए ना, मैं आपसे चैलेंज से कह रहा हूँ, जिस दिन मेरी मुलाकात इनसे कभी हो गई तो मैं इनको बताऊंगा कि आपका जजमेंट कैसे गलत था। पर इन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटे को आईपीएस से तुलना नहीं कर सकते। वहां भी तो उन्होंने कहीं थोड़ा सा रास्ता दिखाया कि कमजोरी तो है समाज में। नहीं, वो दूसरी बात को कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है या कोई ऑल इंडिया सर्विस में चला जाता है या सोसाइटी, तो उसका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाता है तो अनटचेबिलिटी या बैकवर्डनेस भी खत्म हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। जबकि सरकार के सारे डाटा अब तक के जितने भी हैं, जो और पहले जिस जजमेंट आए वो इस बात को कभी भी नहीं कहते थे। इन्होंने इस बात को कहा हुआ, 3 जजमेंट पहले कहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो जजमेंट भी गलत थे और ये जजमेंट भी गलत है। देखो मैं आपसे बता दूं कि कोई भी मैंने ऐसे कोई मैं अगर मुझे मेरे पिताजी कौन से जो है कोई आईएएस ऑफिसर थे, मैं जज कैसे बन गया? और दिल्ली में जज भी क्लास 1 ऑफिसर होता है दिल्ली में। मैं आपको बता दूं, जजों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर ये इनकी बात मान ली जाए। तो मेरे जो पिताजी जो थे वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे, कच्चा 3 पास थे, सिर्फ 3 क्लास पास का बेटा जो दिल्ली में जज बना हुआ है। तो ये इनका कहना कि आईएएस आईपीएस जजों के बच्चे ही बनते हैं, मैं ऐसे कई आईएएस आईपीएस जजों को जानता हूँ जिनके बच्चे क्लर्क भी नहीं बने। पर शोषण तो जाति के आधार पे होता है ना सर। तो ये बात इनको समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर शोषण होता है। ये सोच रहे हैं कि गरीब इंसान है, कोई आदमी पैसे से, उसकी पैसे में गरीबी है उसके अंदर, या वो कोई अच्छे बड़े पद पर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास भेदभाव नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है, भेदभाव होता है। इस बात को आईपीएस पूरन कुमार खुद कह के मरे हैं। आप सुसाइड नोट में देखिए, उसमें लिखा हुआ है मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, और इसे सुसाइड भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाता है जैसे ही बंदा कोई आईपीएस चला जाता है। ये आईपीएस पूरन कुमार के केस को स्टडी कर लें, ये उसको देख लें, पता चल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जिसमें डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, बहुत से लोगों ने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया इसी वजह से, और क्या करने के लिए मजबूर हुए हैं, या उनके साथ एसीआर बिगाड़ी गई है कि आप जो है एससी एसटी समाज को अपने ही लोगों से ज्यादा खतरा है। ये बात आपकी ठीक है। ये जो जजमेंट आया है ना, इस जजमेंट में एक ही एससी के थे, 7 जजों की बेंच थी, जिसकी चर्चा हमने जजमेंट की करी है। वर्गीकरण जजमेंट था, 7 जजों की बेंच थी, एक ही एससी के थे जैसे BR गवई, 6 लोग जो है जनरल के थे।
6 लोगों में से 3 लोग इसके समर्थन में नहीं थे, 4 जजों ने इसका समर्थन किया। एक जज तो गवई साहब थे और गवई साहब ने ही पूरा कहा है, बाकी 3 जजों ने इसका समर्थन किया। 3 जजों ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो आप ये देखिए कि 3 जजेस जो है जो जनरल के हैं वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वो उनकी बात सभी नहीं मान रहे। तो पदोन्नति वाला भी मामला चल रहा है, उसमें भी आरक्षण की बात हो रही है, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। देखिए सर, देखिए ऐसा है, पदोन्नति में आरक्षण तो पूरे देश से करीब करीब खत्म हो चुका है। उत्तर भारत से तो पूरी तरह खत्म है, साउथ के 1-2 राज्यों में सिर्फ चल रहा है, मैं आपको बता दूं। और अभी जो ये जजमेंट जो आया है ना क्रीमी लेयर वाला, मैं एक बात और बता दूं आपको चैनल के माध्यम से कि इसी जजमेंट के बेसिस पर और जजमेंट जो इस जजमेंट में जिन जजमेंट को जिक्र है क्रीमी लेयर की बात कर रखी है, उसके आधार पर सरकार तो नहीं माननी क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया है इसी साल अप्रैल में मई में, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जो प्रमोशन करेंगे आप पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती पुलिस ऑफिसर्स का, तो उनमें से क्रीमी लेयर को हटा करके तब प्रमोशन करेंगे। तो इस जजमेंट का जो है रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, जो नेगेटिव रिजल्ट है हमारे लोगों के, वो लोग बड़े दुखी हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज भी कर रखा है। तो ऐसी चीज़ जो कहना है इनका कि रिजर्वेशन के जो लोग IAS IPS बन जाते हैं, गवई साहब का कहना, तो उन बैकवर्डनेस खत्म हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इनको अभी मुझे लगता है इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं जज बनने के बावजूद भी। तो क्या असर पड़ेगा सर इन बातों का, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट हो जाएंगे 2-4 दिन बाद सर? नहीं, इनकी बातों का नहीं, जजमेंट दे चुके हैं, जजमेंट में लिख चुके हैं, अब दोहराए भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और बाकी के बहुत सारे जो लोग हैं जो SC ST के रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं या बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, वो लोग कभी भी हमेशा चाहते हैं कि जो है क्रीमी लेयर लगना चाहिए। वो तो ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से ये कोशिश में है कुछ लोग कम से कम रिजर्वेशन से बाहर तो हों। तो अगर ये SC ST के उन लोगों को रिजर्वेशन बाहर कर देंगे तो पता चला कि वो लोग बेचारे, मैं बता दूं, उनके बच्चे क्लर्क भी नहीं बन पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी से कितने लोग आ रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। SC ST का डाटा उठा के देखिए, अगर IAS का, अगर सिविल सर्विसेज का या PCS का किसी का भी देख लीजिए, अगर जनरल कैटेगरी से SC ST के कितने बच्चे आ रहे हैं मुझे बता दीजिए। 2-1% ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो वो लोग जो क्रीमी लेयर से वंचित रह जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग कभी नौकरी नहीं पा सकेंगे। आपको नहीं लगता जो आरक्षण विरोधी है उनके लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया? बिल्कुल खोल दिया रास्ता। वो एक तरीके से उनको तो ताकत मिल रही है इस बात से कि अब तो SC के बंदा ही हमारे पक्ष में बात कर रहा है कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले जब बहस चल रही थी, या ये भी बात थी कि भाई एक जज ने ये भी कहा है 10 साल के बाद रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। इसमें एक जज साहब हैं, लास्ट में जज साहब मैं बोल रहा हूँ, यूपी के जज साहब हैं, वो उन्होंने अपने जजमेंट 5 जजमेंट हैं इसमें, जो जजमेंट आया क्लासिफिकेशन वाला, उसमें जो लास्ट जजमेंट दिया है उन जज साहब ने तो ये कहा है कि रिजर्वेशन को धीरे करके ख़त्म कर देना चाहिए। ये उनका कहना है। उनका नाम है जस्टिस पंकज मित्तल। बता दूं आपको, जस्टिस पंकज मित्तल हैं। इन्होंने ये कहा है, मैं आपको इनकी बात को पढ़ देता हूँ जिससे आप समझेंगे कि चल क्या रहा है कि ये आरक्षण गरीबी मिटाने का कोई नहीं है या फिर गरीबी मिटाने का कोई ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये बात लंबे समय से जो इसके समर्थन कहते जा रहे हैं, और संविधान भी इस बात को कहता है। गरीबी उन्मूलन के लिए तो अब EWS कैटेगरी वैसी बना दी, और आधार पर आप किसी का हित कर सकते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, उसको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, आप वैसे मदद कर सकते हैं, तमाम ये चला सकते हो। और जो सरकार चला भी रही है, तमाम योजना गरीबों के लिए सरकार चला भी रही है, पढ़ने के लिए फ्री में देते हैं और उनकी फीस माफ़ भी की सकती है, और बहुत सारे पैसे देते हैं, लोन भी देते हैं, और लोन में भी जो है माफ़ कर देते हैं। तो ये अलग स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब लोग कार्यक्रम मान करके रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और वो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो भी रिप्रेजेंटेशन इस वजह से क्योंकि हमारे साथ SC ST के साथ में मेनली कहूँगा कि बैकवर्ड उनके आधार पर, जाति के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर जो हज़ारों सालों से भेदभाव हुआ है, उसकी वजह से रिजर्वेशन आया हुआ है। ये कोई गरीबी होने की वजह से रिजर्वेशन नहीं आया हुआ है। तो अनटचेबिलिटी आज भी जारी है, IPS के हमारे सामने है।